गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपके आप किसे कह सकते हो? सेल्फ मतलब अपनी हेल्प खुद से करना। इस टाइप के ग्रुप्स जो अपनी हेल्प खुद से करेंगे। ठीक है। क्या हम आपको याद है जब मैंने आपको फॉर्मल इनफॉर्मल जो वो करवाए थे ग्रुप्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मल होते हैं यानी जो सबसे गरीब तबका होता है, लैंडलेस लेबरर होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है मतलब लोन ले रहे होते हैं वो इनफॉर्मल तरीके से ले रहे होते हैं। यानी कि जो सबसे गरीब लोग हैं वो इनफॉर्मल तरीके से सबसे ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, और जो रिच लोग हैं यानी जो अमीर लोग हैं वो लोग सबसे ज़्यादा पैसा फॉर्मल से ले रहे हैं यानी बैंक से ले रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो मनी लेंडर वगैरह से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। इसका मतलब ये कि उनको ये लोग यहाँ से पैसा लेने में डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जो गरीब तबका है या लैंडलेस लेबरर है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लोग ना इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। मतलब उनके पास नॉलेज कम होती है। बैंक वैंक के नाम से ही वो लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है पता नहीं क्या होगा, तो इसीलिए वो लोग बैंक की तरफ ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते और उन्हें नहीं लगता कि वहाँ पे हमारे कुछ हेल्प होएगी। ठीक है। दूसरा, उनके पास कोई कोलेट्रल वैल्यू नहीं होती, मतलब उनके पास कुछ गिरवी रखने को नहीं होता, उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होते। ठीक है। पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते, और वो पर्सनली बैंक वालों से एक दूसरे से जानते नहीं है, तो वो ज़्यादा ना उन पे फेथ करते हैं ना बैंक वाले उनके ऊपर। ना बैंक वालों को तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए लेकिन वो उनके पास होते नहीं हैं, तो पर्सनली उनको नहीं जानते, तो बिना डॉक्यूमेंट्स उन्हें लोन नहीं मिलता। ठीक है। और होता क्या है कि इसीलिए वो ज़्यादातर लैंड लॉर्ड जो होते हैं बड़े, उनके पास या मनी लेंडर्स के पास या ट्रेडर्स के पास या कोई रिच पर्सन है गांव में उसके पास चले जाते हैं। कारण ये होता है कि उनको कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी उन्हें कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती कि हम आपका पैसा दे ही देंगे, क्योंकि वैसे भी वो गरीब तबके के हैं तो वो उनसे डरते ही हैं लोग अमीरों से, तो गरीबों से ले लेंगे पैसे। ठीक है। दूसरा, उन्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते किसी तरह के। जो भी उनके मनी लेंडर्स वगैरह हैं उन्हें पता है कि अगर ये नहीं देंगे तो हम पावर यूज़ करके इनसे ले लेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ते। ठीक है। पर्सनली एक दूसरे को जानते ही हैं। ठीक है। इसीलिए भी सिक्योरिटी पर्पस से कुछ नहीं देना पड़ता। लेकिन अंदर अंदर गरीबों को और पुअर पीपल को धीरे धीरे ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं ये हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, हाँ हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब अपनी हेल्प खुद करने वाले। अब उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या फीचर्स हैं? इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड टू रूरल पीपल्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गांव के ही या मतलब शहर के भी एक सोसाइटी के लोग अपने ही बनाते हैं अलग से, और वो अपने लिए ही बनाते हैं। टू द रूरल पीपल फॉर द रूरल पीपल, मतलब लोग अपने लिए बनाते हैं और खुद से ही बनाते हैं, खुद ही उसके मेंबर होते हैं। ठीक है। इट हैज़ मिनिमम 15 to 20 मेंबर्स। इसके अंदर कम से कम 15 से 20 जो मेंबर्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, बस एक दूसरे को जानते हों वो अच्छे से। ठीक है। तो इसमें 15 से 20 से स्टार्टिंग होती है इसकी। मेंबर्स यूजुअली नो ईच अदर। मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे को ज़्यादातर जानते हैं, यहाँ पे ईच भी लिखा होना चाहिए था। मेंबर्स यूजुअली नो ईच अदर, वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो पैसा कोई लेके भाग जाएगा या कोलेट्रल की ज़रूरत इस टाइप की चीज़ यहाँ पे नहीं होती। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 20 to 100 और मोर। ठीक है। हर मेंबर डेली वीकली जैसा भी वो डिसाइड करते हैं सोसाइटी के लोग, ग्रुप के लोग, उस हिसाब से पैसा सबमिट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है। वो पैसा 5 रुपये भी हो सकता है, 10 रुपये भी, मतलब डेली का 5 रुपये दे दिया, डेली का 10 रुपये दे दिया, या वीक का 50 रुपये दे दिया, या महीने का 100 रुपये दे दिया। इस तरह से मतलब इकट्ठा करते हैं। कौन? मतलब एक ही आप अपन लोग मान लेते हैं कि अपने चारों तरफ जो ये हैं मतलब छोटी छोटी, अगर एक कॉलोनी की कुछ लेडीज़ इकट्ठी होती है, अपना 10-15 लेडीज़ इकट्ठी हुई, 15-20, और उन्होंने अपना ग्रुप बनाया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर डेली के 10 रुपये निकालेंगे अपनी मनी में से सेव करने के लिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि एक हफ्ते में एक लेडी के 70, और इस तरह अगर 20 औरतें हैं तो
आपके लगभग 1400 के आसपास रुपीज़ आपके बन जाएंगे। तो इस तरह महीने में कितने हो जाएंगे, इस तरह देखते 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 आपके बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। और जब वो सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये मतलब उन पैसों को इकट्ठा करके फिर उनको हम किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। ज़रूरतमंद इन द सेंस जो इस सोसाइटी का मेंबर है उनको दे सकते हैं, ठीक है। और वो भी लो इंटरेस्ट पे पैसा दे सकते हैं, लो इंटरेस्ट पे। और वो फिर धीरे धीरे उसे मतलब उसका इंटरेस्ट बहुत कम होता है बाकायदा कि जो ट्रेडर्स या मनी लेंडर्स या अदर्स दे रहे होते हैं कहीं से, ठीक है। तो अब आपको समझ आया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो यूजुअली एक दूसरे को जान रहे हैं, अपने पड़ोस के ग्रुप के मेंबर्स हो सकते हैं। उसमें हम डेली, वीकली या मंथली जो है पैसा सेव करते हैं और ज़रूरत आने पर हम उसे दे सकते हैं। एक इसमें जो ज़रूरी बात यहाँ रह गई है वो ये कि जब धीरे धीरे हम लोग ऐसा करने लगते हैं तो जो बैंक होता है हम धीरे धीरे उसे भी अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। और हम बैंक को अपना ये पैसा जो फंड इकट्ठा किया हमने महीने में, मान लो 25,000 किया, 50,000 किया, कितना भी किया, हम बैंक को अपने कॉन्फिडेंस में लेके ये दिखा सकते हैं कि हमने देखो बिना किसी कोलेटरल के इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है और आप लोग हमें और भी लोन दे सकते हो। मतलब हम जो है फेथफुल पर्सन है, हम आपका पैसा वापस कर देंगे। तो इससे बैंक भी उस सोसाइटी को क्या देता है, अपना मतलब पैसा दे देता है और फिर वो भी ज़्यादा पैसा यूज़ कर सकते हैं। हम लोग बैंक का पैसा भी यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। अब बात आती है कि जो बैंक है हमें किस किस जगह पे पैसा, मतलब हम कहाँ कहाँ उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका जो गरीब किसान थे जिनकी ज़मीन किसी भी मनी लेंडर्स के पास रखी हुई थी क्योंकि वो उसका कर्जा नहीं दे पाया था, ठीक है, वो उसका पैसा नहीं दे पाया था, तो मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्टरेड लैंड, मेंबर्स उसको रिलीज़ करवा सकते हैं अपनी मॉर्टरेड लैंड को, ठीक है। अच्छा, और उन्होंने अगर सीड्स वगैरह बाय कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स ख़रीदनी है, रॉ मटेरियल ख़रीदना है, बैम्बू, क्लॉथ्स या कोई भी हाउस होल्ड थिंग्स ख़रीदनी है, सेविंग मशीन ख़रीदनी है या हैंडलूम के कोई आइटम ख़रीदने हैं या गांव में लोग कैटल्स ख़रीदते हैं वो ख़रीदने हैं, तो उन सब के लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से बहुत ईजिली लोन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, सॉरी, सेल्फ हेल्प ग्रुप आपस में लोन देकर काम चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो इस टाइप के हेल्प ग्रुप होते हैं इनका डिसीज़न मेकिंग, पूरे इनकी मीटिंग बनती है और वो लोग इसमें डिसीज़न लेते हैं। कोई एक पर्टिकुलर इंसान इसका डिसीज़न नहीं लेता है, ठीक है। और डिसीज़न में क्या होता है, सेविंग से रिलेटेड सारे बातें होती हैं। किसी को अगर मतलब इंटरेस्ट लेना है तो कितना % इंटरेस्ट लिया जाएगा, क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस होंगी, ठीक है, पर्पज़ क्या है इंटरेस्ट का, रीपेमेंट का शेड्यूल क्या रहेगा, ये सब चीज़ें ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं सब इकट्ठा होकर करते हैं, ठीक है। और एक और बात कि इसके मेंबर्स जो हैं वो, अगर कोई मेंबर ऐसा होता है कि जो नहीं पैसा वापस देना चाहता या उसका लगता है कि वो पैसा नहीं दे रहा, तो क्योंकि ग्रुप के मेंबर एक दूसरे को जानते हैं तो वो उसको फोर्स करते हैं कि पैसा वापस देना ही पड़ेगा। मतलब पैसा जो है वो डूबने के चांस नहीं होते इसमें बैंक की तरह, जबकि बैंक में ऐसा चांस ज़्यादा मिलता है। आपने भी माल्या का केस भी देखा होगा, विजय माल्या जो विदेश चले गए हैं, यहाँ का पैसा खूब लूट के बैंक्स को आप देखते हो कि बैंक्स कहते हैं दिवालिया हो गए हैं या बैंकक्रप्ट हुआ है। तो ये सब चीज़ें जब आपके डाउट सेशन होंगे तो मैं आपको करवाऊँगी उसमें भी, ठीक है। तो ये यही होता है कि लोग बैंक से पैसा लेते हैं और फिर वापस रीपेमेंट नहीं करते हैं और कहीं चले जाते हैं या छुप जाते हैं या अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इससे बैंक का पैसा जो है वो रप्ट हो जाता है और बैंक एक तरह से दिवालिया हो जाता है या आप ये कह सकते हो कि डूब जाता है, ठीक है। और उस कंडीशंस में भी कई सारी चीज़ें होती है। पहले मैं एसएचसी ग्रुप्स के बारे में बता दूं। अब एसएचसी ग्रुप्स में और क्या होता है, विमेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप्स, क्योंकि स्टार्टिंग में विमेंस जो वीकर सेक्शन होते थे उनको अपलिफ्ट करने के लिए इस टाइप के ग्रुप्स ज़्यादा चले थे, ठीक है। और विमेंस इतना ही नहीं कर सकती हैं, वो अपने भी कई बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं इस टाइप से सोसाइटी से पैसा लेकर अपने ग्रुप से। और आप और भी बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि मतलब जो सोशल इशू होते हैं जैसे कि न्यूट्रिशन अच्छा देना विमेंस को और डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह से बचने के लिए और हेल्थ इश्यूज़ से बचने के लिए भी इस टाइप से जो है वो हम ग्रुप्स की हेल्प लेकर
कर सकते हैं, अपने आप को वेल सेटल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट पेज पे आप देखोगे ना, तो आपको मिलेगा ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। अब ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के बारे में बता दूं कि ये जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है, ये 1970 में स्टार्ट हुआ था, 1970 में इसे शुरू किया था। और इसे शुरू करने का काम प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का है। उनका मानना था कि जो अमीर अगर गरीब लोगों को सही मतलब इंटरेस्ट पे, थोड़े इंटरेस्ट पे पैसा दिया जाए, तो वो बहुत सारे लाखों हज़ारों ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे काम करके अपना अच्छा बिजनेस चला सकते हैं और वो भी अमीर बन सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 1970 में इस टाइप से ग्रुप छोटे छोटे गांव के लोगों को इकट्ठा किया, उनसे पैसा इकट्ठा किया और एक ग्रुप बनाया। और 2018 तक लगभग 9 लाख मेंबर्स इस ग्रुप के हिस्सा बन गए थे, यानी बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का हिस्सा बन चुके थे। और आज के टाइम में भी लगभग 81,600 गांव में जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है वो फैला हुआ है। और गरीब जो लेडीज़ होती हैं, और उन्होंने ये दिखाया है बैंक को कि सिर्फ जो गरीब लेडीज़ हैं वही आपके बैंक के मतलब क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, बल्कि आम लोग जिनके पास कोलेट्रल वगैरह नहीं होता वो भी लोन ले सकते हैं, और उन्हें भी वो भी इजीली उसको यूज़ करके आपका रिटर्न दे सकते हैं। उन्होंने ऐसा किया। और अब अपने यहाँ भी बहुत सारी ये हैं ग्रामीण बैंक, अपने भारत में बहुत हैं। अपने हरियाणा में भी आपको जगह जगह ग्रामीण बैंक देखने को मिलेंगे, और उनका मेन मकसद यही होता है कि जो वीकर सेक्शन है या जो पुअर हैं, जिन्हें इजीली लोन नहीं मिल रहा, उनकी हेल्प करना, ठीक है। तो इसमें पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, मैं स्टार्टिंग से आपको करवा देती हूँ, एक बारी आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, ठीक है। मनी और ट्रेडर्स, मनी आपको पता है पैसा, और क्रेडिट का आपको पता चल गया है कि लोन, ठीक है। पहले मैंने बताया था आपको कि बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम मीन्स पैसों से कुछ नहीं होता था, पैसा उस टाइम करेंसी नहीं होती थी, उस टाइम एक दूसरे से लेकर ही मुझे चावल चाहिए, मैंने आपसे गेहूँ ले लिए, आपको चावल दे दिए, इस तरह से चीज़ें यूज़ होती थी। किसी को शूज़ चाहिए तो शूज़ वाले ने मतलब जो वो था व्हीट वाला था, उसने व्हीट दे दिया और शूज़ दे लिए। किसी को मटके चाहिए तो मटके वाले ने अपने मटके उसको दे दिए, जिससे उसे कुछ और चीज़ लेनी थी। तो इस तरह की ज़रूरतें एक दूसरे से लेकर पूरी करती थी। लेकिन बार्टर सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस थी। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए था, यानी दोनों को चीज़ों को ज़रूरत होनी चाहिए थी। शूज़ वाले को भी व्हीट की ज़रूरत होनी थी और व्हीट वाले को शूज़ की ज़रूरत थी, तभी वो काम चल सकता था। अगर एक को भी शूज़ नहीं लेने या एक को व्हीट नहीं लेना, तो वो जो बार्टर सिस्टम है वो ठीक से नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और इसमें टाइम ज़्यादा लगता था, क्योंकि फसल उगनी, फिर बेचनी, फिर वो सेव करके रखनी, ठीक है। और इसमें जो है एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू फॉर गुड्स, कि जो सामान होता था उसकी एक्चुअल वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है, वो नहीं पता चलती थी। अब क्या आप व्हीट को गोल्ड के बराबर तोल सकते हो? नहीं तोल सकते ना। अगर 1 किलो व्हीट लिए तो क्या आप उसके बदले में 1 किलो गोल्ड दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि गोल्ड की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। बार्टर सिस्टम फिर धीरे धीरे ख़त्म हुआ और मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया गया। मनी मतलब करेंसी। लेकिन उससे पहले क्या होता था, उससे पहले आपने अपने जो मेडिवल टाइम पीरियड पढ़ा होगा, उसमें भी पढ़ा होगा आपने कि करेंसी राजा महाराजा अपनी चलाते थे, अपनी अलग से कॉइन चलाते थे, उस पे सील लगी होती थी। लेकिन वो जो है वो सिल्वर की, गोल्ड की या कॉपर वगैरह की बनी होती थी, तो वो बहुत कॉस्टली होती थी। और उस करेंसी को अगर मेल्ट वेल्ट करते या बेचते तो वो ज़्यादा पैसे में बिकती। लेकिन अपने यहाँ जो आज की करेंसी है कि कॉइन है या फिर नोट है, तो उसकी कोई भी मार्केट वैल्यू मतलब अगर उसको आप डिस्ट्रॉय करते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको फाड़ दो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको जला दो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने मनी को ही अपनी क्या रखा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज रखा, ठीक है। अब मनी के 2 टाइप होते हैं। मैंने बताया कि मॉडर्न जो मोड ऑफ ट्रांजेक्शन्स था वो पेपर और नोट्स वगैरह है, कॉइन्स वगैरह हैं। और पहले में कैटल यूज़ करते थे, फूड ग्रेन देते थे एक दूसरे को, मेटल के कॉइन होते थे, ठीक है। अब आगे आता है कि मनी, हाँ ये बात ध्यान से फिर से रिवाइज़ करवा रही हूँ कि जो नोट होते हैं हमारे, वो आरबीआई के थ्रू इशू होते हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उस पर सिग्नेचर करे होते हैं। और कॉइन्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस
जो है वो प्रोवाइड करती है, वो हमारे टकसाल्स में। और कोई भी इंडिया में ऐसा नहीं है जो हमारे नोट्स को या कॉइन्स को लेने से इनकार करेगा, वो सभी को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे आता है डिपॉजिट विद बैंक। डिपॉजिट क्या होता है कि जो हमारा पैसा यूज़ का है उससे ज़्यादा पैसा हमारे पास आ जाता है तो हम उसे डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, डिपॉजिट कर देते हैं और उस पर कुछ इंटरेस्ट लेते हैं, जितना भी इंटरेस्ट बैंक हमें देना चाहता है। अच्छा, एक कहा इन्होंने कि एक दूसरे को पैसों की ट्रांजैक्शन करनी हो तो हम चेक भी ले सकते हैं। चेक क्या होता है? चेक एक पेपर का मतलब एक पेपर होता है, उसके ऊपर आपको दिखा दूँ, ये पेपर होता है, उसके ऊपर मान लीजिए सलीम ने प्रेम कुमार को पैसा देना था तो सलीम ने प्रेम कुमार का नाम यहाँ लिखा, जितना पैसा देना था वो यहाँ लिखा, अपने सिग्नेचर यहाँ किए, डेट डाली और यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर होता है, यहाँ बैंक का वो होता है और यहाँ उसका चेक नंबर होता है, ठीक है। तो ये सब होने के बाद क्या हुआ कि उसने ये चेक लिया और यहाँ से कट करके प्रेम को दे दिया। प्रेम अपने बैंक में गया, उसने इस चेक को लगाया और डायरेक्ट उसके पास पैसा आ गया, ना किसी ने जेब में से निकाले ना किसी ने दिए। तो ये हमारा एक पेमेंट का मोड होता है कि चेक भी। अब तो बहुत है, एटीएम है, पेटीएम है, गूगल है, भीम ऐप है, बहुत सारी चीज़ें अब चल रही हैं। अब क्रेडिट मतलब लोन, लोन मतलब कि जब हमें ज़रूरत हो तो कुछ लैंडर्स होते हैं जो पैसा देते ही हैं, जिसमें कि जिनके पास ज़्यादा पैसा आता है वो बैंक में सबमिट करवा देते हैं वो लोग, और कुछ बोरोवर्स होते हैं जिन्हें पैसे की अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन बोरोवर ये प्रॉमिस करता है कि वो ये पैसा आगे फ्यूचर में विद इंटरेस्ट देगा, तो इसे हम लोन कहते हैं, किसको? क्रेडिट को। अब आप कहते हैं कि बैंक की इनकम क्या होती है, तो जो डिफरेंस होता है किसका? बोरोवर का और पेड का, यानी जिसने डिपॉजिट करवाया उसका और जो पैसे ले रहा है उसका, जो दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है ना, वही बैंक की इनकम होती है। इसे हम आपको नेक्स्ट पेज पे मैं समझाती हूँ, शायद दे रखा होगा, ये रहा, ठीक है। इसमें देखिए, ये इनके पास पैसा ज़्यादा था तो ये बैंक में सबमिट करवाने चले गए, इसको ज़रूरत थी तो ये बैंक से लेने चला गया। अब जो कोई बैंक में सबमिट करवाने चला गया और जो कोई लेने चला गया, सबमिट करवाने के लिए इन्होंने कहा कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे 6%, तो इसको मिला 6% इंटरेस्ट, और इसने जब पैसा लिया था तो इसने दिया था 12% बैंक को वापस, ठीक है। तो जो 6 और 12 के बीच का डिफरेंस रहा, यानी 6% रहा, वो बन गया बैंक की इनकम। फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो इन्होंने 1,00,000 रुपये बैंक में सबमिट करवाए, चलो 10,000 रुपये बैंक में सबमिट करवाए, तो बैंक ने इनको कहा कि ठीक है, हम आपको 6% इंटरेस्ट देंगे, यानी कि 1 महीने बाद इनके हो गए 10,600, ठीक है। और इसने भी 10,000 रुपीज़ जो हैं वो बैंक से लिए। अब इसने जब लिए तो इसको देने पड़े, कितना पैसा देना पड़ा? 11,200, ठीक है। यानी इसने दिए 1,200 रुपये एक्स्ट्रा और इसने लिए 600। अब 1,200 और 600 में से जो 600 रुपये बचे वो बैंक की क्या हुई? इनकम हुई, ठीक है। जब भी एक बात ध्यान में रखते हैं कि जो डिपॉजिटर को बैंक पे कर रहा है और जो बोरोवर से बैंक ले रहा है, वो हमेशा बोरोवर से ज़्यादा लेता है और डिपॉजिटर को कम देता है, ठीक है। यानी कि बोरोवर से ज़्यादा पैसा लेना और डिपॉजिटर को कम पैसा देना ही बैंक की इनकम होती है, समझे। तो बैंक की इनकम कहाँ से हुई कि डिपॉजिटर को तो ज़्यादा पैसा नहीं देना, लेकिन बोरोवर से ज़्यादा पैसा लेना और डिपॉजिटर को देना, तो बीच का जो बचा वो बैंक की इनकम हुई। एडवांटेज ऑफ लैंड मैंने बताई थी कि फार्मर्स को बहुत फ़ायदा होता है अगर लोन अच्छे से मिल जाए, तो वो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स वगैरह ख़रीद लेते हैं, हम अपना नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, हम अपना घर बना सकते हैं, हम व्हीकल वगैरह ले सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या होती है कि सबसे बड़ी बात है कि हाई रेट होता है, इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो पे करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सिक्योरिटी असर्ट चाहिए होते हैं, यानी कोलेट्रल वगैरह कि आप गिरवी क्या रखोगे, अगर आप हमारा पैसा नहीं दोगे तो हम आपकी कौन सी चीज़ है जो बेच सकते हैं, ठीक है। और गरीब लोगों को बैंक से मिलना बहुत वो लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबमिट करवाने पड़ते हैं, और गरीब लोग जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए उनको बैंक के नाम से ही डर लगता है, ठीक है। फिर आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब शर्तें क्या होती हैं, कोई भी लोन लेने जा रहे हो तो ऐसे ही तो कोई आपको नहीं दे देगा, आ गया भाई लोन लेने, ये ले जा, ऐसे नहीं होता है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहला है कि इंटरेस्ट का रेट क्या डिसाइड किया है,
कोलेट्रल क्या है, कोलेट्रल इन द सेंस कि आपके पास क्या ऐसी सिक्योरिटी के लिए चीज़ है जो हम रख लें। बैंक कौन सी चीज़ रखता है, कोई भी चीज़ रख सकता है जिससे कि आप जब बैंक का पैसा ना दे तो वो उसको बेचकर अपना पैसा ले सके। ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे सैलरी स्टेटमेंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आईडी प्रूफ है, रेजिडेंस प्रूफ है। ठीक है, ये सब होते हैं। अब मोड ऑफ रीपेमेंट कि जब बैंक को पैसा दोगे तो किस तरीके से दोगे। भाई मंथली आपने इंस्टॉलमेंट बनवाई है, एनुअली बनवाई हैं, या क्वार्टरली बनवाई हैं, हाफ ईयरली बनवाई हैं, या आप कैश दोगे या गोल्ड दोगे या लमसम करोगे। लमसम मतलब एक साथ सारा पैसा दे देना। ठीक है, अच्छा ये सब होता है कि बैंक की शर्तें होती हैं। जब भी आप किसी बैंक में कुछ लेने जाते हो तो ये सब चीज़ें देखी ही जाती हैं। ठीक है, आगे आता है हमारा वैराइटीज़ ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट। ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि ये मैंने विलेज का एग्जांपल लिया था कि गांव में क्या होता है, जो गरीब सबसे गरीब किसान होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती, वो लेते हैं अपने बड़े लैंड ओनर से या एम्प्लॉयर से, जो उन्हें काम भी दे और उन्हें पैसा भी दे। पैसा दे देता है, बदले में उनके घर पे मतलब या उनके खेतों में काम करते हैं, एक तरह से बाउंडेड लेबर बनकर रह जाते हैं। दूसरे होते हैं स्मॉल फार्मर, जो स्वप्ना का एग्जाम्पल दिया होता है कि स्वप्ना की छोटी सी ज़मीन थी और उस पर क्योंकि अच्छे से खेती नहीं हुई तो उसने जो उधार लिया था वो नहीं चुका पाई। अगले साल फिर ज़्यादा अच्छी नहीं हुई खेती, कुछ बीमारियां आ गई तो फिर वो उधार नहीं चुका पाई। आखिर में बढ़ता बढ़ता लोन इतना बढ़ गया कि उसे अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेचकर उधार उतारना पड़ा। ठीक है, तो वो भी किससे लेती है, ट्रेडर से लेती है। अब जो मीडियम लैंड ओनर होते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, अपना काम चला रहे हैं, वो लोग बैंक से पैसा ले लेते हैं, उनका काम यहाँ से चल जाता है। एक होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कुछ लोग ही मिलकर बनाते हैं, गांव के कुछ लोग। जैसे हमने अभी ये पढ़े थे जो ग्रुप्स हमारे थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है और वो लोगों की इस तरह से मदद करती है कि लो इंटरेस्ट पे पैसा देती है। ठीक है, ये था गांव का, यानी कि गांव में कैसा पैसा, मतलब गांव के लोगों को किस तरह से पेमेंट मिलती है। ठीक है, अब ये मैं बाद में कराऊंगी, इससे पहले ये करवाती हूँ। ये हमारे शहरों का, कि शहरों में अगर आप परसेंटेज देखें तो क्या होती है। शहरों में जो बहुत गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो पैसा है वो इनफॉर्मल ग्रुप से लेते हैं। इनफॉर्मल इन दी सेंस कि वो ग्रुप्स जिनमें कि वो ग्रुप्स जिनको कि पैसा जो है वो बैंक से ना लेकर किसी ऐसे वैसे लोग से लें, जैसे लैंड ओनर से लें या किसी अमीर आदमी से लें। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत एसेट्स है, थोड़ा बहुत सामान है, वो भी ज़्यादातर पैसा जो है वो किसी ऐसे ही अपने अमीर लोग से ले लेते हैं, लाला जो बोल देते हैं आप उसको, या लैंड ओनर बड़े, उनसे ले लेते हैं। ठीक है, फिर ये होते हैं जो 72% लोग आप ऐसे मान सकते हो, यानी कि जितना कम पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा इनफॉर्मल से ले रहा है, बैंक की हेल्प कम ले रहा है। फिर थोड़ा और पढ़ा लिखा है तो थोड़ी ज़्यादा हेल्प ली, जो और ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा बैंक की हेल्प ले रहा है। और जो सही रिच लोग हैं वो 90% जो लोन है वो कहाँ से लेते हैं, बैंक से लेते हैं। आप समझे। तो ये सेम बात गांव में भी आती है कि जो गरीब और अनपढ़ लोग हैं वो जो आप यहाँ से अब समझ लीजिए फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जो सोर्स होते हैं उनमें बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है जिनका कि इंटरेस्ट रेट कम होता है, और इनफॉर्मल में मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो कि धीरे धीरे एक तरह से उनको बाउंडेड लेबर बना लेते हैं और पैसा देकर उनसे पता नहीं क्या क्या काम करवा लेते हैं, और उनका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है और एक तरह से अपने ट्रैप में उसे फंसा लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, ये जो फॉर्मल ग्रुप है ना, इन फॉर्मल ग्रुप्स में जैसे बैंक है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो इनकी सारी जो सुपरविज़न करता है वो आरबीआई करता है। आरबीआई देख के रखता है कि इनके पास सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। आरबीआई देखता है कि इन बैंक में जो भी डिपॉजिटर ने डिपॉजिट करवाया है उसका 15% इनके पास अभी भी रखा है या नहीं, इन्होंने सारा पैसा बोरोवर्स को तो नहीं दे दिया है। आरबीआई ध्यान रखता है कि ये सिर्फ अमीर लोगों की मदद तो नहीं कर रहे हैं, इन्हें गरीबों की भी मदद करनी चाहिए। आरबीआई देखता है कि क्या ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे हैं। तो यानी कि बैंक्स की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की पूरी सुपरविज़न कौन कर रहा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत का बैंक है। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो आपने बता दिया था कि 15 से 20 लोग जो हैं गरीब तबके के वो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो अपना कुछ मंथली, वीकली या डेली पैसा इकट्ठा करते हैं और वो पैसा फिर धीरे धीरे आपस में ही लोगों को बांट देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का ये पूरा चैप्टर हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।